नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल संकेतों के साथ। उसके बाद अप्रैल सीरीज की शुरुआत कैसे हो सकती है और साथ ही साथ कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक असर डालेंगे। ग्लोबल संकेत, अमेरिकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। अमेरिकन मार्केट्स डाउ, S&P 500 और नैस्डैक 1.5% गोता लगाते हुए नजर आए और फुटसी कैक और डैक्स में भी हमने कल के सत्र में गिरावट देखी। कारण स्पष्ट, अमेरिका में कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके की उनकी बॉन्ड इन्वर्जन हो रहा है, बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन, यानी कि 2 साल की बॉन्ड यील्ड जो है वो 10 साल से ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रही है। और ऊपर से एक बड़ा ट्रिगर था कल के सत्र में, वो था कच्चे तेल में। कच्चे तेल में एकदम से गिरावट आती हुई नजर आई। 5% से 6% अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गोता लग गया। और वहां पर खबर, ये दो बड़ी खबरें थी। एक तो ओपेक और नॉन ओपेक देशों में सहमति बन गई कि वो मई में क्रूड का आउटपुट बढ़ाएं, और जो आउटपुट बढ़ाने की बात हो रही है ये 4.32 लाख प्रतिदिन बढ़ाने की बात हो रही है। ये एक पॉजिटिव खबर। और ऊपर से अमेरिका ने ये बोल दिया कि वो अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से तेल रिलीज करने जा रहे हैं। 6 महीने तक 10 लाख बैरल प्रतिदिन तेल रिलीज करेगा अमेरिका। और ये कहीं ना कहीं सप्लाई और बढ़ाने के लिए मार्केट में कदम उठाया जा रहा है, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उठाया जा रहा है। तो कच्चे तेल की तरफ फ्रंट पर राहत थी, लेकिन अमेरिका में ये जो बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना, दो साल की बॉन्ड यील्ड का बढ़ना कहीं ना कहीं खतरे की तरफ इशारा दे रहा है और आर्थिक मंदी की तरफ इशारा दे रहा है। इसको बाजार कहीं ना कहीं पचाने की कोशिश कर रहा है और आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से अमेरिकन मार्केट्स में दबाव आता हुआ। आज ब्रेंट लगभग 104-105 के आसपास कर रहा है कामकाज। एशियाई बाजारों का संकेत देखें तो बहुत ही कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी नहीं बन रही है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर मार्केट गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। निके 0.25%, हैंगसेंग लगभग 1.25%, ताइवान और कॉस्पी भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट हम देख चुके हैं। शांघाई थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेंटीमेंट उतने स्ट्रांग है नहीं। संस्थागत निवेशक, कल ज़बरदस्त खरीदारी विदेशी निवेशकों की हुई है। FIs की कल लगभग 3088 करोड़ रुपए की जो खरीदारी हुई है कैश मार्केट में, वो बहुत समय बाद हमने ऐसा आंकड़ा देखा है जो इतना स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया। अब ये 31 मार्च की एक्सपायरी थी, फिस्कल की एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं उसके चलते भी पोजीशंस जो है वो बहुत सेटल हुई हैं। उस आंकड़े को भी इसमें फैक्टर इन करना होगा, लेकिन हाँ, ये आंकड़ा बहुत बेहतर दिख रहा है पहले टेक में। DIS 1145 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए। संकेत क्या मिल रहे हैं, निफ्टी का आउटलुक क्या है, अप्रैल सीरीज की शुरुआत कैसे हो सकती है। देखिए, वायदा कारोबार से तो तगड़े संकेत ही मिल रहे हैं। FIs की इंडेक्स में जो नेट लॉन्ग पोजीशन है वो लगभग 74% के आसपास की, और ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ सीरीज में बहुत जो जितनी पोजीशंस बनी थी, सीरीज स्टार्ट होने पे जो पोजीशंस होती हैं, इस बार अप्रैल सीरीज में नेट लॉन्ग पोजीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं पिछले कुछ सीरीज के कंपैरेटिव। और अगर रोल ओवर के आंकड़े भी देखें तो 7.5% तो इंडेक्स बढ़ गया पिछले सत्र में। और इसके अलावा रोल ओवर यानी कि जो पोजीशंस अगले सीरीज में कैरी फॉरवर्ड करते हैं बड़े ट्रेडर्स, उसमें भी 3 महीने की औसत से ज़्यादा का आंकड़ा है। निफ्टी में 82% का रोल ओवर फिगर है। 3 मंथ की एवरेज है लगभग 77% के 77% के आसपास की, तो उससे तो ज़्यादा रोल ओवर कैरी हुआ है। तो सेटअप स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी पे जो ओपन इंटरेस्ट आप फ्यूचर्स में देखेंगे उसमें लगभग 1,23,00,000 शेयर्स हैं, और ये भी पिछले कुछ सीरीज से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। पोजीशन ज़्यादा कैरी हुई हैं मार्च सीरीज के कंपैरेटिव अप्रैल सीरीज में। तेज़ी का संकेत है। और हम देख रहे हैं पिछले 3 सीरीज अगर देखें अप्रैल सीरीज 3 साल की, तो लगभग 2 से 4% का औसत रिटर्न जो है अप्रैल डिलीवर करता है। तो देखते हैं कि इस बार अप्रैल सीरीज से कुछ खुशखबरी आती है कि नहीं। सेटअप के हिसाब से 17,200 17,300 बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है। वहां तक अगर डिप हो गए तो एकदम से खरीदारी आती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये लेवल हमने मार्च सीरीज में जाते जाते तोड़ा नहीं, इसको बहुत रिस्पेक्ट दिया था। एकदम से 17,350 टूटा था तो तेजी बनती हुई नजर आई थी। तो उसी लेवल पे फिर से ट्रेडर्स की नजर है। अगर कोई गिरावट आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के हिसाब से, तो फिर से 17,350 17,300 की रेंज पे एक बाइंग इमर्ज हो सकती है। 17,400 17,600 ये एक बैंड है जहां पर बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी लड़ाई हो रही है। और अगर ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन भी देखेंगे आप, तो 17,500 से 17,600 में लगभग 66 लाख कॉल राइटिंग के शेयर्स पड़े हैं। ऊपरी स्तर पे 17,500 17,600 एक हर्डल का काम कर रहा है। तो फिलहाल शुरुआत एक रेंज बाउंड मूवमेंट की तरफ से हो सकती है। दोनों तरफा लड़ाई होगी। एक रेंज ब्रेकआउट के संकेत ढूंढने की कोशिश करेगा मार्केट, लेकिन नीचे 17,250 17,300, ऊपर 17,550 17,600, इस दायरे में हो सकता है कि थोड़ा वक्त गुजारे बाजार। और काउंटर स्पेसिफिक हलचल बहुत स्ट्रांग रहेगी, खासतौर से मिड कैप कैटेगरी में। अब संकेतों के हिसाब से आज के संकेत ग्लोबल नेगेटिव, FIs और DIs दोनों ही पॉजिटिव। FNO के संकेत पॉजिटिव हैं, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि ये जो सीरीज है सेंटिमेंट के हिसाब से और FNO के हिसाब से अभी शुरू हुई है। तो सेंटिमेंट अभी तक तो पॉजिटिव है जब तक 17,250 17,300 नहीं तोड़ते, लेकिन बहुत एग्रेसिव पोजीशंस बनाने की जरूरत नहीं। ट्रेंड पॉजिटिव है।
स्टॉक्स इन न्यूज में पहले एविएशन कंपनीज को ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि एटीएफ की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी होगी और जो बढ़ोतरी है 15 अप्रैल से लागू होगी। लगातार 7वीं बार ये बढ़ोतरी हुई है और जो पहले दाम 1,10,000 रुपये प्रति किलो थे, वो अब बढ़कर 1,12,925 रुपये प्रति किलो यहाँ पर एटीएफ की कीमतें हो गई हैं। और ये कहीं ना कहीं कुछ टेंशन ऑब्वियसली एविएशन कंपनी के लिए बना देगा, लेकिन पिछले 6 महीने में जिस तरीके की ताबड़तोड़ बढ़ोतरी एटीएफ की कीमतों में हुई है, अब पॉजिटिव ये है कि एविएशन अक्रॉस द बोर्ड अब खुल गया है। एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस उड़ान को मंजूरी मिल चुकी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन करना होगा। एक और अच्छी खबर आप ये देखिए कि इंडिगो ने ये बोल दिया है कि वो अपने पायलट्स की सैलरीज बढ़ाने जा रहे हैं और ये 8% की बढ़ोतरी सैलरीज में कर दी गई है कंपनी द्वारा। इंडिगो ये बोल रहा है कि कोरोना लॉकडाउन में उन्होंने पायलट्स की सैलरी घटाई थी, लेकिन अब वो 8% की बढ़ोतरी कर रहे हैं और नवंबर में अगर सब कुछ अब ठीक रहा तो नवंबर में भी लगभग 6.5% सैलरी जो है, वेतन जो है वो पायलट्स का बढ़ा सकते हैं। तो ये एविएशन के लिए एक पॉजिटिव खबर है। ल्यूपेन, यूएस एफडीए ने इनकी एक प्लांट की जांच की थी, न्यू जर्सी प्लांट की जो इकाई है वहाँ पर, उसकी जांच की थी। उसमें 13 आपत्तियों के साथ ऑब्जर्वेशन को क्लोज कर दिया है। 7 से 30 मार्च के बीच ये जांच हुई थी नोवेल लेबोरेटरीज, जो कि इनकी सब्सिडरी है, उसकी। और ये बता दें आपको कि ये जो सब्सिडी है, ये ग्लोबल अगर मार्केट में देखें तो ल्यूपिन की आय जो है उसमें 5% से कम कंट्रीब्यूट करता है। पर एक खबर तो है ल्यूपिन के लिए जिसमें आज ये फोकस में रहेगा। एमजीएल, मुंबई में सीएनजी के दाम घट गए हैं 6 रुपये प्रति किलो। मुंबई में पीएनजी के दाम 3.5 रुपये प्रति एससीएम घटे हैं और 1 अप्रैल से महाराष्ट्र सरकार ने बोला था कि वो सीएनजी पर वैट 13.5% से घटाकर 3% कर रहे हैं। उसको फैक्टर इन करके ये सीएनजी और पीएनजी के दाम अब मुंबई में घट गए हैं। और ये तब हमने देखा है जब नेचुरल गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं और घरेलू नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं वो आज से 2.9 प्रति MMBTU से बढ़कर $6.1 प्रति MMBTU हो गई है। और नेचुरल गैस जो डिफिकल्ट फील्ड से निकलती है उसमें कैप लग गया है, $9.92 प्रति MMBTU गैस प्राइसेस हो गए। तो गैस प्राइसेस ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद MGL ने स्टॉक आज फोकस में रहेगा, क्योंकि मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें, इन गैस प्राइसेस जो सरकार ने बढ़ाने के ऐलान किए थे उसके बावजूद सीएनजी और पीएनजी के दाम मुंबई में कम हो गए हैं। ओएमसी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि 19 किलो का जो सिलेंडर है, यानी कि जो कमर्शियल सिलेंडर है, उसके प्राइसेस में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो आज ओएमसी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और साथ साथ रुचि सोया, एफपीओ का प्राइस तय हो गया है, इशू प्राइस जिसको सबको बेसब्री से इंतजार था, 650 रुपये तय किया गया है। हिंद जिंक, वेदांता, ये रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हिंद जिंक ने ये बोल दिया है कि वो रिन्यूएबल पावर पे एसपीवी बनाने जा रहे हैं और इस के ज़रिए लगभग 3,500 करोड़ रुपए रिन्यूएबल एनर्जी पर वो खर्च करने जा रहे हैं। एनसीसी, ये एनसीसी वाइजक अर्बन इंफ्रा, इसमें अपना पूरा हिस्सा बेच रहे हैं 200 करोड़ में, और जो हिस्सा बेचा जाएगा वो जीआरपीएल हाउसिंग को बेचा जाएगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में भी कुछ ऐसी सी खबर है कि महाराष्ट्र ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना 64.98% का जो हिस्सा है वो कंप्लीटली बेच रहे हैं लगभग 43 करोड़ रुपए में। एचडीएफसी एएमसी के लिए खबर ये है कि एलआईसी ने हाल फिलहाल में जो खरीद की थी शेयर्स की, उसमें एलआईसी का कंपनी अब हिस्सा बढ़ गया है, 5% से बढ़कर लगभग 7% हो गया है। और गुजरात एल्कलीज, नाल्को के साथ उन्होंने जेवी किया था, एक प्लांट लगाना चाहते थे दहेज में, उसको प्लांट को शुरू कर दिया गया है। इसमें कॉस्टिक सोडा और कैप्टिव पावर प्लांट लगाया गया है। आज ऑटो बिक्री, मार्च ऑटो बिक्री आंकड़ों पर नजर रहेगी और स्पेशली हम कमर्शियल व्हीकल को ट्रैक कर रहे हैं, यानी कि अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स के जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, उसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ट्रैक किया जाएगा और अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेज रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें सिटी की एक रिपोर्ट है सन फार्मा के ऊपर, जिसमें वो बाय रेटिंग बरकरार रखा है उन्होंने और 1150 का लक्ष्य दे रहे हैं। ओएनजीसी, रिलायंस तो फोकस में है ही, क्योंकि नेचुरल गैस कीमतें सरकार ने बढ़ा दी हैं आज से। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है ओएनजीसी पे, जिसमें वो ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य दे रहे हैं 250 रुपये का। वो कह रहे हैं गैस कीमतों का बढ़ना तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है ही, ऊपर से 9 से 10% की मजबूत डिविडेंड यील्ड है। साथ ही साथ जेपी मॉर्गन की एलएनटी पे एक रिपोर्ट है जिसपे ओवरवेट रेटिंग बरकरार है और लक्ष्य दे रहे हैं 1200 रुपये का। वो कह रहे हैं देखिए ऑयल प्राइसेस तो बढ़ गए, उससे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर इनके ऑर्डर बुक अच्छी होती है आने वाले समय में तो मार्जिन पिक्चर जो बिगड़ेगी उसको संभालने का काम करेगा। एलएनटी पे नेट पॉजिटिव है। और एचएसबीसी की एक सीमेंट सेक्टर पर रिपोर्ट आई है जिसपे एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट को होल्ड रेटिंग दे रखी है। एसीसी में 2100 का टारगेट है, अंबुजा पे 410 रुपये का तगड़ा टारगेट है, श्री सीमेंट पे 27,700 रुपये का टारगेट है। दालमिया भारत पे बाय रेटिंग है उनकी एचएसबीसी की और वो कह रहे हैं 2430 तक पहुंच सकता है। तो सीमेंट पे एक अच्छी रिपोर्ट है।
उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो और अप्रैल सीरीज में आपको ज़बरदस्त मुनाफा हो। आप जुड़ रहे हैं बिज़ तक के साथ स्टॉक मार्केट के तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार।